हेलो क्लास 9 के चैंपियन बच्चों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है जहां हम वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करेंगे, वो भी क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 फिर क्वेश्चन 6 से 10 तक का सॉल्यूशन दे दिया है। और ये सॉल्यूशन मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि जब आप आंसर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करें और अगर आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन आए तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप ये मेरा वीडियो देख लें। और मैंने आपको वर्क एनर्जी चैप्टर का वन शॉट वीडियो दे दिया है, चैनल पे जरूर देखिए और अपने डाउट क्लियर कीजिए, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, तो आइए एनसीईआरटी सॉल्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख पा रहे हो, क्या पूछा है? व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रही है तो अर्थ के फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने कितना वर्क किया है। ठीक है, तो अब थोड़ा डायग्राम के फॉर्म में बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 यानी आंसर 11 में सॉल्व करने जा रहा हूं। अब आप ही बताइए कि अगर ये अर्थ मान लें, ठीक है, ये हमारी प्यारी अर्थ धरती माता, और इस अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट मूव कर रही है। तो ये मान लेते हैं ये हमारी सैटेलाइट है ना, क्लियर। और ये इस तरीके से घूम रही होगी, ये घूम रही होगी, ये घूम रही होगी। ठीक है, क्लियर। अब आप ये बताओ कि अर्थ इस सैटेलाइट को किधर खींच रहा है? अपनी तरफ। कौन सी फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है? वो टुवर्ड्स अर्थ लग रहा है। लेकिन ये इस समय इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? इस पॉइंट पर ये किधर जा रही है? तो अगर हम बात करें कि अगर ये रिवॉल्व कुछ ऐसे कर रही है तो इस पॉइंट पर इसका जो डायरेक्शन है फोर्स डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो इस समय फॉरवर्ड डायरेक्शन है ना। तो ये रहा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये रहा वेलोसिटी का डायरेक्शन यानी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, है ना। तो जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या बन रहा है? वो एंगल बन रहा है 90 डिग्री। और जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा तो फिर वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होगा 0, क्योंकि एंगल कितना बना? 90 डिग्री। यानी कि किसी भी सैटेलाइट पर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया? 0 वर्क किया, यानी कोई वर्क नहीं किया। क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमेशा जो एंगल है वो 90 डिग्री बनेगा। जब सैटेलाइट यहाँ पहुंच जाएगी तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के तरफ होगा, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, अभी भी एंगल कितना होगा? 90, तो अभी भी वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ रीजन यही है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 बन रहा है, इसीलिए वर्क डन 0 होगा। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है एनसीईआरटी का? कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट? थिंक, डिस्कस दिस क्वेश्चन विथ योर फ्रेंड एंड टीचर। यानी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स ना लगे, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स ना लगे फिर भी उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? बताइए। मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगा रहा हूं लेकिन फिर भी उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है? अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि फोर्स लगेगा तभी तो कोई चीज मूव करेगी, डिस्प्लेस होगी। तो अगर फोर्स नहीं लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? 0। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिना फोर्स लगे क्या डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है? तो ये तो पॉसिबल नहीं। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जी हाँ, अब आपके दिमाग में एक अजीब सा कंफ्यूजन है, अजीब सा खुलबुली मच रही होगी कि सर ये कैसे पॉसिबल है कि मैंने फोर्स भी नहीं लगाया फिर भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया? पॉसिबल है। ठीक है, अगर मैं कोई फोर्स ना लगाऊं, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, एब्सेंस ऑफ फोर्स, एब्सेंस ऑफ फोर्स का मतलब क्या हुआ कि मेरी फोर्स की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, और अगर फोर्स 0 है तो जरा ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर फोर्स की वैल्यू 0 हो गई तो फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। सिंस F इज इक्वल टू 0 सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। और एक्सेलरेशन 0 का मतलब, एक्सेलरेशन मतलब होता है
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर ये एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, इसका मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा, 0 नहीं होगा। लेकिन एक्सेलरेशन 0 तब होगा जब टाइम के साथ वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी 1 सेकंड पे भी 50 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पे भी 50 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पे भी 50 मीटर पर सेकंड, यानी उसकी 50 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी है वो हमेशा वही है। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब हम क्या मान सकते हैं? इट सेज दैट सिंस एक्सेलरेशन इज 0, since acceleration is 0, so there is no change in velocity, so there is no change in velocity with time। टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। और वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है? यूनिफॉर्म मोशन में। तो मोशन कौन सा है? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म मोशन के वजह से उसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो फोर्स 0 है, फिर भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन में। तो सो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब कि अगर अभी 50 मीटर पर सेकंड से गाड़ी जा रही है तो कुछ देर बाद भी उसकी रफ्तार 50 मीटर पर सेकंड है, फिर कुछ देर बाद भी उसकी रफ्तार 50 मीटर पर सेकंड है। तो उसका मतलब उस पर एक्सेलरेशन 0, फोर्स 0, लेकिन फिर भी उसका यहां से यहां तक क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है? तो बॉडी ऑब्जेक्ट विल डिस्प्लेस ड्यू टू यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन without presence of force। बिना फोर्स लगे भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि अगर फोर्स नहीं लग रहा है इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन में, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नंबर 12। अब आ जाता है आंसर नंबर 13। 13 में क्या पूछा है? ए पर्सन होल्ड्स ए बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड। हे मतलब समझ रहा है? अरे हे मतलब कि जी जिसको कहते हैं चारा। आपने देखा होगा कि जैसे धान है, धान को पीट कर चावल अलग कर देते हैं तो क्या बच जाता है? धान का पौधा बच जाता है ना? उसी तरह गेहूं के पौधे से गेहूं निकाल लेते हैं तो जो पुआल बचता है वो चारा हो गया, जिसको गाय भैंसों को खिलाया जाता है। तो कोई पर्सन उस चारे को लेकर अपने सर पे लेकर खड़ा है कितने देर तक? 30 मिनट तक। एंड गेट्स टायर्ड, और 30 मिनट, आधा घंटा लेकर चारे को खड़ा है सर पे तो थक गया। ही हैज डन सम वर्क और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। तो क्या उसने कोई वर्क किया? आपको ये बताना है। तो मान लीजिए ये आपका सर है और इस सर पर आपने ये चारा लेकर 30 मिनट्स खड़े रह गए, तो क्या आपने कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ? क्या आपका कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ? फोर्स तो आपने लगाया, फोर्स तो ऊपर की तरफ लगाया। अगर सर पे कोई लोड रखते हैं तो ऑब्जेक्ट हमको नीचे दबा रहा है तो हम उसको ऊपर की तरफ, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है ना, न्यूटन का थर्ड लॉ। तो अगर वो हम पे फोर्स लगा रहा है नीचे तो हम भी उस पे अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाएंगे ऊपर। तो फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है। सिंस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 इंटू फोर्स क्या हो जाएगा? 0। सो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। वर्क डन 0 इसलिए है क्योंकि अगर आप चारे को, हे को आधे घंटे तक सर पे लेके खड़े रहेंगे, इसका मतलब आपने डिस्प्लेसमेंट नहीं किया।
डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसीलिए वर्क जीरो होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर को देख लेते हैं। क्या बोला है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका पावर कितना है 1500 वॉट। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स। 10 घंटे में ये इलेक्ट्रिक हीटर कितनी एनर्जी यूज करेगा। भाई इलेक्ट्रिक हीटर को आपके कमरे को गर्म करना है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा और हीट में बदल देगा, और उस हीट से आपका कमरा गर्म हो जाएगा। ठंडी के मौसम में हम रूम हीटर चालू करते हैं ताकि कमरा गर्म हो जाए, उसके सामने बैठ जाते हैं, हाथ सेकते हैं, तो उसी रूम हीटर की बात हो रही है। तो एनर्जी पूछा है कि 10 घंटे में वो रूम हीटर कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो एक सदाबहार फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होना चाहिए कि पावर मतलब क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। वो कौन सी एनर्जी है, जो वो एनर्जी है जो कंज्यूम हो गई। किसने कंज्यूम किया, हीटर ने। तो मैं एनर्जी को क्या लिख सकता हूं बताओ, तो एनर्जी इज इक्वल टू लिख सकता हूं पावर इनटू टाइम। ठीक है, अब मुझे अगर मुझे एनर्जी किलोवाट आवर में चाहिए तो पावर को किस में रखना पड़ेगा बताओ। तो अब आप कहोगे कि पावर को रखना पड़ेगा किलोवाट में और टाइम को रखना पड़ेगा आवर में, तभी तो किलोवाट इंटू आवर किलोवाट आवर आएगा, है ना। अब पावर को किलोवाट में करना है, कैसे करें। तो हमारे क्वेश्चन में पावर कितना दिया है, पावर दिया है 1500 वॉट दिया ना, 1500 वॉट है ना। तो अब इस वॉट को किस में बदलेंगे, किलोवाट में। तो किलोवाट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, किलो मतलब होता है 1000, तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये 2 0 कट गया और ये आ गया कितना 1.5 किलोवाट। अब एनर्जी कंज्यूम निकालना है, तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय रूम हीटर, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय रूम हीटर। तो रूम हीटर ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, पावर इनटू टाइम। पावर हो गया किलोवाट और टाइम कितना है 10 आवर, तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 15 किलोवाट आवर। ये रहेगा आपका आंसर, और आंसर को क्या करना चाहिए, बॉक्स में बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना पड़ेगा कि किलोवाट इंटू आवर करेंगे। आवर टाइम इतना दिया था 10 आवर दिया था, किलोवाट नहीं दिया था, वॉट दिया था, तो हमने वॉट को किलोवाट में बदला, किलोवाट को आवर से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा एनर्जी कंज्यूम किलोवाट आवर में आ गया। ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात। चलिए डन, चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमने 14 सॉल्व कर लिया है, 14 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 का सलूशन आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy change which occur when we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate. Why does the bob eventually come to rest? What happens to its energy eventually? Is it violation of the law of conservation of energy? तो देखो ध्यान से देखो, पेंडुलम समझ रहे हो, पेंडुलम का मतलब क्या है। पेंडुलम का मतलब कि अगर आपने किसी धागे को, आपने क्या किया, आपने किसी धागे से किसी मेटल के बॉल को कनेक्ट कर दिया और कहीं फिक्स कर दिया, है ना, ये आपने कहीं इसको फिक्स कर दिया, क्लियर। अब ये इस तरीके से क्या हो सकता है, इसको आप इधर ले गए, इधर ले जाके छोड़ दिया, तो ये अब ऐसे 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 पेंडुलम की तरह घूमेगा। यही होता है पेंडुलम और ये होता है बॉब। ठीक है, तो यहां आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है, पेंडुलम की ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है, मतलब मैक्सिमम इतने दूर तक जा सकता है। ठीक है, और जब ये जाएगा तो यहां से कुछ हाइट के ऊपर रहेगा, और जब यहां पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, लेकिन हाइट है
तो इसके पास सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में है? सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी इस समय 0 होगी, लेकिन जैसे ही ये नीचे नीचे चलना शुरू करेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में बदलती जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में, और उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और जैसे ही ये यहाँ पहुँचेगा, क्लियर, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? अब यहाँ आने पर हाइट क्या हो गया? 0। तो यहाँ हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, और सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में होगी? काइनेटिक के फॉर्म में। ठीक है, फिर जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब कम होती जाएगी, और वो काइनेटिक एनर्जी किस में बदलती जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। और इस हाइट पर जाकर वापस से उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी किस में बदल गई? पोटेंशियल एनर्जी में। और बीच रास्ते में उसके पास, पेंडुलम के पास जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल के फॉर्म में भी होगी और काइनेटिक के फॉर्म में भी होगी, क्योंकि हाइट भी है, वेलोसिटी भी है। क्लियर? तो इसका मतलब कि कहीं भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं हो रहा है। टोटल एनर्जी यहाँ पोटेंशियल के फॉर्म में थी, यहाँ इस पोजीशन में देखें तो सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में, और यहाँ देखें तो वापस से पोटेंशियल के फॉर्म में। यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों होगी? क्योंकि ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर ये पेंडुलम रुकेगा, वापस से आएगा, तो जब रुक जा रहा है उसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, और इस पोजीशन पे हाइट 0 है। तो क्या यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन वैलिड है? यस, वैलिड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज वैलिड। ठीक है, वायलेट नहीं हो रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा? अगर मैं किसी तरीके का पेंडुलम को हवा में ऐसे उठाकर छोड़ दूं, वो धीरे 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 करते करते रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये बॉब इधर चलेगा तो हवा है ना, तो हवा का जो रेजिस्टेंस है, हवा क्या करेगी? बॉब के मोशन को रेजिस्ट करेगी। तो एयर रेजिस्टेंस के कारण इसके जो पास जो एनर्जी है वो लगातार कम होती जाएगी, है ना। अगर कोई चीज़ आप खुद ही सोचो कि जैसे ये पेंसिल है, अब पेंसिल है पेंडुलम की तरह घूम रही है, तो हवा इसको रेजिस्ट कर रहा है इसके फ्लो को, तो इसकी एनर्जी लगातार कम होते 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 एक समय आएगा कि ये पेंडुलम रुक जाएगा, ये पेंडुलम ऑस्किलेट करना रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस के कारण इसकी जो एनर्जी थी वो क्या हो गई? वो खत्म हो गई। ठीक है, तो अगर यहाँ पूछा गया है कि ये पेंडुलम क्यों रुक जाता है, इसलिए क्योंकि इसके पास जो एनर्जी है उस एनर्जी को रोक दिया किसने? उस एनर्जी को कन्वर्ट किसने कर दिया? एयर रेजिस्टेंस ने। और एयर रेजिस्टेंस के कारण ये पेंडुलम थोड़े समय बाद किस में आ जाता है? रेस्ट पे आ जाता है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 का सलूशन। तो हमने आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन को, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे, और वन शॉट तो ऑलरेडी चैप्टर का मिल चुका है, और इसी तरह हम हर चैप्टर को वन शॉट के थ्रू क्लियर भी करेंगे, पढ़ेंगे भी, और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का सलूशन भी मैं आपको देता रहूँगा, ताकि आप अपने मेन क्लास 9th के मेन एग्जाम तक आप सारा सिलेबस राघवेंद्र सर से साइंस का पढ़ लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।